जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो कमेंट्स में बताएं। हम अपना सेशन को शुरू करते हैं। जी अगर अब्दुलरऊफ़ इधर हैं तो मुझे काइंडली बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर है, तो हम अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। चलें, लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी मुझे काइंडली ये बता दें कि अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो कमेंट्स में बता दें। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ ताकि तब तक हमें सब लोग ज्वाइन कर लें, फिर हम आगे इंशाल्लाह अपने मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। माय नेम इज़ डॉक्टर अब्दुल मन्नान। मैं फ़िज़िकल थेरेपी और अभी एमएस कर रहा हूँ, साथ में पीपीटी में, पेडियाट्रिक फ़िज़िकल थेरेपी में, और इसके साथ मास्टर्स कर रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन में। और मैं राइटर हूँ, साथ में उर्दू शॉर्ट फिक्शन स्टोरीज़ लिखता हूँ। और इससे पहले फ़िज़िकल थेरेपी के 2 मैगज़ीन्स जो हैं वो हमने लॉन्च किए थे। ठीक है। इसके साथ में यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएशन अपनी फ़ील्ड के मुतालिक, फ़िज़िकल थेरेपी के मुतालिक, डिफरेंट डिजीज़ के मुतालिक उस पर कंटेंट क्रिएट करता हूँ। सो अभी इससे पहले भी हमारा इसी प्लेटफॉर्म पे एक सेशन हुआ था। जिन लोगों ने वो सेशन लिया है आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग पे, और दूसरा जो था ट्रीटिंग पेशेंट्स ऑफ अपोजिट जेंडर, उन लोगों ने जो सेशन लिया है तो वो मुझे कमेंट्स में उसका फ़ीडबैक भी बता दें। और काइंडली मुझे ये बताते जाएं कि हमारे साथ स्टूडेंट्स कितने अटैच हैं फ़िज़िकल थेरेपी के, और जो यंग ग्रेजुएट्स हैं वो कितने हैं, ताकि हम अपने जो मेन पॉइंट्स हैं उस हिसाब से उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स साथ साथ पढ़ रहा हूँ। आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको भी जितने पॉसिबल हुए उनको एड्रेस करेंगे हम इस टाइम में। तो आई वुड लाइक जो आल, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें ज्वाइन किया। खैर, जब मैं इस टॉपिक पर डाटा कलेक्शन कर रहा था तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि 1 घंटे का जो टाइम है वो इसके लिए शायद बहुत कम है, लेकिन हमारी कोशिश होगी जितने भी पॉइंट्स हम डिस्कस कर सकें उतने करेंगे। तो बाकी जो रह जाएंगे हम इंशाल्लाह उसको किसी और दिन, किसी और सेशन अरेंज कर लेंगे, उसमें डिस्कस कर लेंगे उनको। सो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आप सबको फ़िज़िकल थेरेपी डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है, चैलेंजेस फेस्ड बाय यंग फिजियोथेरेपिस्ट। हमारे यहाँ इस टॉपिक पर डिस्कशन किसी प्लेटफॉर्म पे की ही नहीं जाती। हमारे यहाँ जब भी कोई वेबिनार या सेमिनार, कोई सेशन वगैरह होता है तो उसमें हम एक ही तरह के टॉपिक्स जो हैं मुख्तलिफ सीनियर्स जो हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ उसमें आके डिस्कस करते हैं। और मेरी कोशिश होती है कि मैं जब भी आपके साथ कोई भी सेशन करूं तो ऐसे टॉपिक्स को एड्रेस करें जिस पर हम पहले बात नहीं की जाती। इसलिए हमने ये टॉपिक चूज़ किया, और फ़िज़िकल थेरेपी डे की मुनासबत से भी। और बहुत से जो यंग फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें अप्रोच करते हैं और कमेंट्स करके या इनबॉक्स में यही बातें, जो सवाल बार बार रिपीट करते हैं, उन्हीं सवालों के हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। अगर आपने पिछला टॉपिक हमारा था वो नहीं अटेंड किया था तो वो वीडियो यूट्यूब पे भी मौजूद है और हमारे चैनल पे भी मौजूद है, फॉलो कर सकते हैं। काइंडली मुझे ये बता दें कि आप लोग कितने ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पर मौजूद और कितने स्टूडेंट्स ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है।
अभी हमारा जो सेशन है आज का चैलेंजेस फेस्ड बाय फिज़िकल थेरेपिस्ट में उनसे पहले थोड़ा वर्ल्ड फिज़िकल थेरेपी डे की मुनासबत से हमारी फ़ील्ड के मुतालिक जो बेसिक्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। आपने पहले भी सुनी होगी लेकिन उनको हम रिपीट कर लेते हैं। हमारी फ़ील्ड जो है उसकी मैं समझता हूँ जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। उसकी जो हिस्ट्री है उसमें जो काम हुआ है अभी तक वो बेतहाशा काम हुआ है, और उसको अगर हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं और आपको मैं उनको बताऊं तो 460 बीसी में बुकरात जो थे ग्रीक फिजिशियन, हाइपोक्रेटिस ने इसका यूज़ शुरू किया अपनी प्रैक्टिस में फ़िज़िकल थेरेपी टेक्निक्स का। हमें जो हिस्ट्री मिलती है उसके बाद 1813 में फ़िज़ियोथेरेपी प्रोफेशन को एज ए प्रोफेशन स्टार्ट किया गया, इसको मेडिकल फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाया गया। वर्ल्ड वार 1 के वक्त भी खासा बूस्ट अप हुआ। उसकी रीज़न ये थी कि वर्ल्ड वार 1 में कई सारे जो फौजी का काम फ़िज़िकल थेरेपिस्ट ने संभाला, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ये फील्ड जो थी उसमें वो फीमेल्स थी और इसको फीमेल्स की ही फील्ड समझा जाता था। लेकिन उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ज़रूरत महसूस हुई और मेल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1916 में पोलियो की वबा फैली दुनिया में और बच्चों में जो पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन का काम था उसकी वजह से भी फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड को एक बड़ा एज मिला और प्रोटोकॉल मिला और लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1956 में JPMC जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज कराची में जो है वहाँ पर फ़िज़ियोथेरेपी को एज ए फील्ड इंट्रोड्यूस करवाया गया, और उस वक्त वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स था गालबन, और फिर 3 ईयर कोर्स हुआ, 4 ईयर BS प्रोग्राम हुआ, और उसके बाद 2008 में इसको DPT के नाम से, डॉक्टर फिज़िकल थेरेपी के नाम से 5 ईयर कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया 2008 में। उसके बाद 2013 में एक सर्वे मैं स्टडी कर रहा था, अमेरिकन फ़िज़िकल थेरेपी एसोसिएशन ने गालबन सर्वे किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कि टॉप हैं उनमें फ़िज़िकल थेरेपी को इंक्लूड किया गया था, और जो टॉप 10 हाईली पेड प्रोफेशंस हैं उनमें भी फ़िज़िकल थेरेपी का नाम था। खैर, लेकिन जब ये सर्वे हो रहा था 2013 में, उस वक्त पाकिस्तान में भी फ़िज़ियोथेरेपी का मैं समझता हूँ एक पीक था, लेकिन वहाँ से हमारा एक तरह से डाउनफॉल भी शुरू हुआ, और वहीं से हमारे जो मसाइल थे जिन पर आज हम बात करेंगे 2013 से, इनमें कुछ ना कुछ एडिशन होना शुरू हो गया। मैं एक बात लूँ कि मैं ये जितनी भी हमारी डिस्कशन है ये एक्सपीरियंस बेस्ड और ओपिनियन बेस्ड है। मैं उसके मुताबिक बात करूँगा। कोई भी सीनियर या कोई भी जूनियर इसमें कोई चीज़ एडिशन करना चाहता है या अपने एक्सपीरियंस के बारे में कोई चीज़ बताना चाहता है या अपना कोई ओपिनियन, बेहतर ओपिनियन उनके पास मौजूद है वो देना चाहता है, तो मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करूँगा और उसको वेलकम भी करूँगा। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको जो हमने चीज़ें फ़ेस की, हमारा अनफॉर्चुनेटली एकेडमिक जर्नी जो था उसमें हमें बहुत से चैलेंजेस हुए और हमने उनको फ़ेस किया, और उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमसे मशवरा लेते हैं तो हम उनको गाइड करते हैं। खैर, अभी हम अपने चैलेंजेस की तरफ आते हैं कि मसाइल शुरू क्यों हुए। सबसे पहले 2013 में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ ने, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ने एफिलिएशंस देना शुरू की प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को, पंजाब में भी, पंजाब से बाहर भी। जब इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने एफिलिएशन देना शुरू की तो बहुत से इंस्टीट्यूट्स खुले, उन्होंने एज ए बिज़नेस इसको स्टार्ट किया, और हुआ ये कि फिर कम मेरिट, उसके बाद हॉस्पिटल, जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनके पास कोई हॉस्पिटल की या क्लिनिकल अटैचमेंट नहीं थी बस क्लिनिकल प्रैक्टिस करवाने के लिए। उन्होंने पेरेंट्स को ये कहा कि हम अटैच कर लेंगे या हमारा किसी से MOU साइन हो गया, हम आपके बच्चों को प्रैक्टिस करेंगे। साथ में उनके पास फैकल्टी इतनी अवेलेबल नहीं थी, यानी अगर PhD हमें हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट चाहिए होते हैं तो PhDs उस वक्त इतने ज़्यादा मौजूद नहीं थे, और MS MPhil जो फैकल्टी चाहिए होती है वो यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद नहीं थी। और उसके बाद ओबियसली जो वहाँ के स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होते थे उनको हाउस जॉब भी नहीं मिलती थी। ये सैचुरेशन होगी हमारी फील्ड में, और सैचुरेशन का अल्टीमेटली हो गई, और प्रोफेशनल जो कंपटीशन या आप यूँ कह लें कि प्रोफेशनल जेलसी है वो बढ़ गई हमारी फील्ड में। साथ में सोने पे सुहागा ये हुआ कि हमारी अभी तक इस फील्ड को एक अरसा गुजर गया है, लेकिन कोई है
ऑफिशियल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पर वो मौजूद नहीं है, और उसके मौजूद ना होने की वजह से हमारा जो जॉब क्रिएशन का काम है, या हमें कोई इतने सारे फिज़िकल थेरेपिस्ट हैं, एक अंदाजे के मुताबिक जो हमने एक रफ़ आइडिया लगाया, तकरीबन 1,50,000 प्लस फिज़िकल थेरेपिस्ट मौजूद हैं, और नए भी अभी प्रोडक्शन जारी है फ़िज़िकल थेरेपिस्ट की, और हर साल एक बड़ी तादाद में फ़िज़िकल थेरेपिस्ट जो हैं वो मार्केट में आते रहेंगे। खैर, ये सब वो चैलेंजेस थे जो हमें फेस कर रहे हैं अभी भी, और कुछ अरसा मज़ीद हमें भी फेस करने पड़े, और इसका सॉल्यूशंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अभी अगर मैं सिचुएशन की बात करूं इस पे एक प्रॉब्लम्स पर, लेकिन मैं क्विकली अगर बात करूं, इन चीज़ों को डिस्कस करूं, तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो गाइडलाइंस हैं उनकी, अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में हमारे सीनियर्स को, एटलीस्ट हमारा जिनसे इंटरेक्शन हुआ, हमने जिनसे बात पूछी, हमें किसी ने ये गाइड नहीं किया, या हमारे सीनियर्स शायद ये बात छुपाना चाहते हों। हमें जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि हमें कितने फ़िज़िकल थेरेपिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को डील करने के लिए। ये हर प्रोफेशन की गाइडलाइन होती है, सिर्फ फ़िज़िकल थेरेपी प्रोफेशन की नहीं। हमारे जो फिजिशियंस हैं, हमारे डेंटिस्ट जो हैं, हमारे इंजीनियर्स जो हैं, उनकी गाइडलाइंस होती हैं कि हमें कितने एक एरिया में कितनी पॉपुलेशंस के लिए कितने प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, और जब वो उस लेवल से बढ़ जाते हैं तो उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। हमारे यहाँ ये जो टर्म्स हैं स्कोप होने की, या स्किल्स होने की, या सैचुरेशन होने की, इन सब को मिक्स कर दिया गया है, और जब भी कभी कोई बात की जाती है तो हमें ये कहा जाता है कि आप अपने स्किल्स बेहतर कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सीनियर्स को स्किल्स पे लाकर ख़त्म कर देते हैं, तो स्किल्स के साथ साथ हमें सैचुरेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और इसके स्कोप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, और इसकी कितनी डिमांड है वर्क करना पड़ेगा। अगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो अगर मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, एक जो रफ़ आइडिया है, तकरीबन 94 के करीब इंस्टीट्यूट्स हैं मेडिकल के और डेंटल कॉलेजेस वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और फिज़िकल थेरेपी इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो 175 प्लस में इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं जो फिज़िकल थेरेपी की डिग्री करवा रहे हैं। इन पर मेरिट पे कितने हैं, मेरिट पे कितने एडमिशन्स कर रहे हैं, या एफिलिएट कितने हैं, HEC से रिकॉग्नाइज कितने हैं, हम उन पर भी डिबेट नहीं कर रहे। इन सब की वजह से प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली क्रिएट हुए हैं, और हम इसको ग्रेजुअली लेके चलेंगे। अभी कुछ ग्रेजुएट्स हमारे साथ मौजूद हैं जो कमेंट्स में पता चला है, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट मोस्टली हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि ग्रेजुअली हम अपने एकेडमिक लेवल से लेके इसको हम इंटर्नशिप्स पे और हाउस जॉब्स पे और जॉब क्रिएशन के बारे में बात करेंगे कि उनका अगर नहीं हो रही तो उनका सलूशन क्या है, हम प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं अपने पर्सनल बिहाफ पे, और फील्ड में कैसे बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। एडमिशन की बात करें तो बहुत से लोग पूछते हैं सबसे पहले कि हम एडमिशन लें या ना लें। आप लोगों से भी मशवरा करते होंगे जो FSC के स्टूडेंट्स हैं कि हमें एडमिशन लेना चाहिए फ़िज़िकल थेरेपी में कि नहीं लेना चाहिए। तो मैं एक बात तो क्लियर करता हूं उनको कि फ़िज़िकल थेरेपी फ़ील्ड की बहुत डिमांड है और एक अच्छी फ़ील्ड है, इसकी बहुत ज़रूरत है, और आने वाले टाइम में इसका ज़रूर मेंशन करता हूँ कि पाकिस्तान में फ़िज़िकल थेरेपी कम्युनिटी के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे अभी नहीं हैं कंपटीशन को लेके हमारे, और मार्केट में जो सैचुरेशन हो रही है उसको लेके। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास अगर इससे कोई बेहतर ऑप्शन है तो आप उसको चूज़ करें, और अगर आप यही फील्ड करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करें कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसमें एडमिशन लें, और अगर गवर्नमेंट में आपका मेरिट नहीं बन रहा तो प्राइवेट की तरफ आपने अगर ज़रूर आना है तो फिर कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो 60% से कम पर एडमिशन कर रहे हैं। हमें बहुत से लोगों ने कंप्लेंट की और बच्चों ने बताया कि हमारा 60% से कम पर एडमिशन हुआ, तो अब हम क्या करें, हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आपको कोई भी इंस्टीट्यूट अगर ये कहते हैं कि आप 60% से कम पे हमारे पास एडमिशन ले लें, या आने वाले टाइम में आपको डिग्री मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली वो तो अपना बिज़नेस कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नुकसान फ्यूचर में जाके ज़रूर होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स को आप अपनी लिस्ट से निकालें जो 60% से कम पर एडमिशन कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टी की। हर इंस्टीट्यूट्स में MS MPhil फैकल्टी ज़रूरी होती है, और PhD भी एक हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है वो मौजूद होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऐसे भी हैं जिन पर MS MPhil फैकल्टी या PhD होना तो दूर की बात, हमें ऐसी कंप्लेंट्स भी मसूल हुई बलूचिस्तान के कुछ एरिया से और सिंध में कुछ यूनिवर्सिटीज़ का, कि वहाँ पर जो डिपार्टमेंट हैं इवन वो भी फिज़िकल थेरेपिस्ट मौजूद नहीं है, डेंटिस्ट हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट लगे हुए हैं,
और लेक्चरार जो है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट लेक्चरार है, कोई फिजिशियन उनको कोई मिल गया सस्ते में तो उनको लेक्चरार रख लिया, या कोई फार्मासिस्ट लेक्चरार है, बीच में कोई एक आधा फिजियोथेरेपिस्ट अगर उनको डिप्लोमा होल्डर या टेक्नीशियन मिल जाता है तो उनको भी वो लेक्चरार रख लेते हैं। सो अगर ये कंडीशन है, ऐसी कोई भी यूनिवर्सिटीज़ होती है, आप अव्वल तो उसमें एडमिशन ना लें, और यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में अगर आप डिसीजन अपना अच्छा लेते हैं तो फ्यूचर में आपके जो मसाइल हैं वो अल्टीमेटली आपके स्टूडेंट लाइफ के एटलीस्ट मसाइल जो हैं 5-6 साल के, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी काफ़ी बेहतर हो जाती है। मैं आपके कमेंट्स को रीड कर रहा हूँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है आप उसको लीव कर सकते हैं या सेशन के एंड पे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी HEC की गाइडलाइन के मुताबिक यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको हाउस जॉब देनी चाहिए अपने ग्रेजुएट्स को। तो आप ये भी मेक श्योर करें कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो अपने ग्रेजुएट्स को हाउस जॉब प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है, उनके पास कोई ऐसा क्लिनिकल या हॉस्पिटल अटैचमेंट मौजूद है जहाँ पर वो आपको 3 साल तक रोटेशंस करवा सकें और उसके बाद आपको हाउस जॉब, पेड हाउस जॉब जो है वो प्रोवाइड कर सकें। ऐसा नहीं होता तो आप यूनिवर्सिटी को अपनी लिस्ट से निकालें और किसी बेहतर यूनिवर्सिटी की तरफ जाएँ। पाकिस्तान में नाम नहीं लूँगा यूनिवर्सिटीज़ का, लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जो हाउस जॉब भी करवा रही हैं, करती हैं और रोटेशंस भी प्रॉपर चल रहे हैं। और रोटेशंस में मैं एक बात क्लियरली मेंशन करूंगा कि कुछ दिन पहले मैं एक सेशन सुन रहा था डॉक्टर शबाना नाज का इसी प्लेटफॉर्म पे, उनके मैंने थोड़ी सी बात बीच में सुनी। उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि हमें हर डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट में विज़िट करने की ज़रूरत है और हर डिपार्टमेंट में हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ड्यूरिंग ग्रेजुएशन हमें ऑर्थो डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए कि वहाँ पे प्रैक्टिस किस तरह से की जाती है, हमें न्यूरो डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए कि वहाँ पर हमें किन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट का पता होना चाहिए कि बच्चों में हम ट्रीटमेंट को कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कार्डियो डिपार्टमेंट, ICU की रिहेबिलिटेशन कैसे करनी है, हमने हर डिपार्टमेंट में हमें ग्रेजुएशन के दौरान में प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी की। अभी जो हमें स्टूडेंट्स सुन रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मसला आता है, ख़ासकर वो इंस्टीट्यूट जहाँ पर टीचर्स जो हैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हैं या वो MS MPhil नहीं हैं, और वहाँ पर अगर कोई मसला आता है तो वो हमें कॉन्टैक्ट करके पूछते हैं कि अब हम क्या करें, हमने एडमिशन तो ले लिया और हम स्टडी को अपना कैसे बेहतर बनाएं। तो मैं समझता हूँ कि 3 साल तक हमारे जो फर्स्ट थर्ड ईयर की स्टडी है वो थियोरेटिकल बेस है, आपको अपनी थ्योरी पे ग्रिप होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को वहाँ पे नहीं मिल रहा होता प्रॉपर गाइडलाइन, तो उसका हल जो हमें समझ में आता है वो बेहतरीन हल ये है कि आप बुक रीडिंग पर फोकस करें, आप खुद बुक्स लें घर में, उनको फोकस करें, उनको पढ़ें। आपको कोई क्वेश्चन आता है, आपको अगर टीचर्स लेक्चर में नहीं बता रहे तो आप उसके बाद टीचर के पास जाएं और उनको बताएं कि सर ये क्वेश्चन है और हमें इस पर, जो आपको लेक्चर में सब कुछ समझा देंगे 1 घंटे के लेक्चर में, तो शायद वो भी पॉसिबल ना हो। और अगर टीचर नहीं समझा रहे और आप ये बैठ से कह के कि जी टीचर ने नहीं समझाया तो हम खुद भी नहीं पढ़ेंगे, तो ये भी गलत बात है। आप अगर अपने साथ सिंसियर हैं तो आप बुक रीडिंग करें, क्वेश्चंस होते हैं तो आप अपनी फैकल्टी मेंबर्स के पास हैं, उनसे क्वेश्चन, और उम्मीद है कि आपको कोई टीचर भी ना नहीं करेगा कि आपने क्वेश्चन क्यों किया या मैं इसका आंसर नहीं करूँगा। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम भी है कि आपकी फैकल्टी में DPT के टीचर्स ही नहीं है या आप क्वेश्चन नहीं करते, आपको टाइम नहीं दे रहे, तो उसका बेहतरीन हल आजकल इंटरनेट जो है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को, आपको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगी आपकी एनाटॉमी पे, आपकी फिजियोलॉजी पे, फार्माकोलॉजी पे, आपको डिफरेंट सीनियर प्रोफेसर्स के वहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप वो लेक्चर्स ले भी सकते हैं। आपको यूट्यूब पर बेतहाशा कंटेंट मिल जाएगा अगर आप सीखना चाहते हैं। उसके अलावा मैं ये बात मेंशन करता चलूँ कि फ़्री कोर्सेज़ ऑनलाइन इंटरनेशनल वेबसाइट्स चलती हैं। मैं इंशाल्लाह अपने पेज पर या आप वहाँ पे कनेक्ट हो जाएं तो वहाँ पर मैं मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स का लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेशनल स्पीकर्स और इंटरनेशनल जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो कोर्सेज़ करवाते हैं। उन कोर्सेज़ का बाकायदा एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद आपको उसकी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड की जाती है। सर्टिफिकेशन के बगैर भी कोर्सेज़ होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और उसमें आपकी लर्निंग अच्छी खासी हो जाती है। उसमें आपका हैंड्स ऑन तो उसमें नहीं होता, लेकिन आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और आपकी जो काउंसलिंग है और आपका टेस्टिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। और वो हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर काम हो रहा है कि लेक्चर देते हैं और आपसे पैसे बटोरते हैं, वो काम नहीं है। वो आपको प्रॉपर गाइडलाइन देंगे और आपको प्रॉपर जो है नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है, फिज़ियोथेरेपी जो है वो एक स्किल्ड बेस्ड फील्ड है। आपका जब तक क्लिनिकल एक्सपोजर और आपका क्लिनिकल हैंड्स ऑन बेहतर नहीं होगा, आप इस फील्ड में कभी भी अच्छे तरीके से ना तो सर्वाइव कर सकते हैं और ना इसमें आप अपना नाम बना सकते। इस फील्ड को आप कंटिन्यू नहीं कर सकते अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बगैर। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, बहुत से कैंपसेस जो हैं, उनके पास हॉस्पिटल की अटैचमेंट ही नहीं होती और वहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लिनिकल प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते
और ग्रेजुएशन के बाद वो लोग फिर कह रहे होते हैं कि हम किस तरह से इंटर्नशिप्स करें या हमें फ्री इंटर्नशिप भी ग्रेजुएशन के बाद मिल जाए। इवन के लोग पैसे दे के भी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपको थर्ड ईयर से कोशिश करें, थर्ड, फोर्थ और फाइनल ईयर, आपके ये 3 साल जो हैं ये आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस के साल हैं। आप इसमें कम से कम थर्ड ईयर से 2-3 घंटे किसी भी सेटअप पे जाके आप वहाँ पे बैठें। आपको कोई सीनियर कोई वहाँ पर काम नहीं करने देता या पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देता तो कोई बात नहीं, आपने वहाँ बैठ के देखना है कि सीनियर कंसल्टेशन किस तरह हैं, किस तरह के पेशेंट किस इलाके में आ रहे हैं, आप उनको डील किस तरह से कर सकते हैं। सीनियर जो हैं वहाँ पर जो भी कंसल्टेंट हैं वो उनका प्लान क्या बना के देते हैं, मोडालिटीज़ क्या यूज़ होती हैं, मोडालिटीज़ को यूज़ किस तरह से किया जाता है, आपको आप सिर्फ करें उनको। उसके बाद फोर्थ एंड फाइनल पे जाके आप कोशिश करें कि आप पेशेंट को डील करना शुरू करें, लेकिन अंडर द सुपरविजन ऑफ योर कंसल्टेंट। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम बाद में इनको डिस्कस करते हैं। MSMPhil को भी हम डिस्कस करेंगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और क्या बेहतर है, किन यूनिवर्सिटीज़ में बेहतर है, उनको भी हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अभी हमारे पास टाइम है मौजूद। अभी हम क्लिनिकल प्रैक्टिस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हॉस्पिटल्स में जाते हैं और पहले आप 1 साल ऑब्जर्वरशिप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ एंड फाइनल में आप कोशिश करें कि आपके जो भी इंस्ट्रक्टर हैं या आपके सीनियर हैं, आप उनके साथ मिलके उनकी सुपरविजन में वो आपको एक्सरसाइजेस बताएं, वो आपको प्लान बताएं और आप उनको पेशेंट को एक्सरसाइजेस करवाएं और वो प्लान फॉलो करें पेशेंट पर, और आप अपनी प्रैक्टिस शुरू करें। और कोशिश करें कि इन 3 सालों में हर डिपार्टमेंट में इंडोर्स भी जाया करें और वहाँ पर भी अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब मसला आता है कि आपको इंटर्नशिप्स अगर मिल ही नहीं रही और फिर आप क्या करें। सिंपली अगर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हर सिटी में जहाँ से हमारा DHQ हॉस्पिटल मौजूद होता है या THQ हॉस्पिटल मौजूद होते हैं, हर बंदे के कुछ ना कुछ रेफरेंस होते हैं। हम ये कहते हैं कि रेफरेंस के बगैर हमें इंटर्नशिप नहीं मिलती। तो मैंने विदाउट रेफरेंस मैंने अप्लाई किया था आज से 3-4 साल पहले, और जहाँ जहाँ पर अप्लाई किया था मैं थ्रू प्रॉपर चैनल गया था, मैं वहाँ के MS से मिला, उनको एक एप्लीकेशन दी, उनको बताया कि मैं स्टूडेंट हूँ और मैं ये प्रैक्टिस करना चाहता हूँ यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट में। और मैंने वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मिला, उनको बताया कि मैं आपके पास काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर एक साइन कर दिया और परमिशन दे दी। मैंने कुछ हॉस्पिटल को ज्वाइन किया, वहाँ प्रैक्टिस की, कुछ में नहीं की, लेकिन मैं ये टेस्ट करना चाहता था कि हमें इंटर्नशिप्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। शायद अभी कंडीशन और ख़राब हो गई हो या फिर स्टूडेंट्स सिचुएशन ज़्यादा हो गई तो इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही। लेकिन आप लोग जाके अपने DHQs में, अपने सिटी के अपने THQs में जाके और आपकी सिटी में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको जाके रिक्वेस्ट करें कि सर हम आपके पास ऑब्जर्वरशिप करना चाहते हैं या इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और अगर वो आपको ड्यूरिंग स्टडी पे नहीं करते तो मैं समझता हूँ कोई बात नहीं, आपने 5 साल आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर फ़ीस दे रहे हैं और आपको यूनिवर्सिटीज़ कुछ नहीं सिखा रही तो आप हॉस्पिटल में जाके एक्सपेक्ट ना करें कि आपको ड्यूरिंग स्टडी वो आपको पे करना शुरू करेंगे और आप उनके पास प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, आप ग्रेजुएशन के बाद कोशिश करें कि आपको वो लोग पे करें या शेयर्स दें। और मैं जो ग्रेजुएट्स हैं जो क्लिनिक रन कर रहे हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ग्रेजुएट्स को भी कुछ ना कुछ शेयर दिया करें ताकि। खैर, आप मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे जा सकते हैं, आप रिहैब सेंटर्स मुख्तलिफ सिटीज़ में मौजूद होते हैं। मुख्तलिफ सिटीज़ में हमारे हॉस्पिटल्स और फिज़िकल थेरेपी क्लिनिक्स के अलावा वहाँ पर स्कूल मौजूद होते हैं। हर रिमोट एरियाज़ में तो ये ज़्यादा होते हैं और बड़े शहरों में भी होते हैं, तो वहाँ पर जाके आप पेडियाट्रिक की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वहाँ पर फिज़िकल थेरेपिस्ट भी मौजूद होते हैं और स्पेशल एजुकेशन के वहाँ पर रिहैब सेंटर्स भी बने होते हैं। इसके अलावा कई सारी NGOs काम कर रही हैं जहाँ पर रिहैबिलिटेशन का काम चलता है, तो वहाँ पर भी आप जाकर अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप कोशिश करें तो मार्केट में और भी बहुत से इदारे ऐसे आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आपके रिलेटेड काम हो रहा है और आप वहाँ पर जाकर काम सीख सकते हैं। आगे बात करते हैं हाउस जॉब की। हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हाउस जॉब, पहली तो बात मैंने मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी है कि वो आपको हाउस जॉब प्रोवाइड करे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी आपको हाउस जॉब प्रोवाइड नहीं करी तो आपका जो फाइनल बैच जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो आप कुछ मिल के दोस्त आप अपने जो भी यूनिवर्सिटी के ओनर हैं या आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं उनसे जाकर रिक्वेस्ट करें कि सर जहाँ पे हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस की है हॉस्पिटल में या जो हमारे पास हॉस्पिटल अटैच है, आप हमें वहाँ पे हाउस जॉब प्रोवाइड करें 6 महीने की या साल की, और अगर वो पे करते हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में कुछ इदारे ऐसे हैं जो अपने स्टूडेंट्स को हाउस जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको हाउस जॉब नहीं मिलती तो फिर वही बात, आपके पास अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है फिर आप अपने किसी भी सेटअप पे जाके उनको बताएं कि मेरे पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, उनके दिखाएं और उसके बाद आप वहाँ पर हाउस जॉब अपनी कंटिन्यू करें। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि कम से कम 1 साल तक आप अपना क्लिनिक रन करने के बजाय फ़ौरन ग्रेजुएशन के बाद आप 1 साल तक ज़रूर किसी भी बड़े इदारे में
किसी भी सीनियर फिज़िकल थेरेपिस्ट के साथ उनकी सुपरविज़न में आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। हर वैरायटी ऑफ पेशेंट्स जो हैं उनको रन करें। आप अगर अपनी सिटी में जाके बैठ जाते हैं या किसी रिमोट एरिया में जाके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, तो आपका जो लर्निंग का फ़ेज़ है अभी ये यंग एज में आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करेंगे, आपका वहाँ पे एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हर इलाके के हिसाब से पेशेंट की वैरायटी जो है वो डिफरेंट होती है। कुछ इलाके में स्पेसिफिक पेशेंट आ रहे होते हैं, वो वहाँ पर आपके पास वही आते रहेंगे, उसके अलावा आप जो जनरल प्रैक्टिस है वो नहीं कर सकेंगे। लाइक ऑर्थो के केसेस बाज़ जगह पे नहीं आते, न्यूरो के केसेस ज़्यादा आते हैं गाँवों वगैरह में। तो आप कोशिश करें कि आप 1 साल तक हर चीज़ का एक्सपोजर लें, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को बेहतर करें। उसके बाद आगे हम बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग का। हमने मेंशन किया था सोशल नेटवर्किंग है क्या और हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अभी कोरोना सारी सोसाइटीज़ हमारी फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड में बनी और वो अपना काम कर रही हैं, जो अच्छा काम करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं या यंग ग्रेजुएट्स हैं, उनको 1 साल हुआ ग्रेजुएट हुए को, सोसाइटीज़ को ज्वाइन करना या क्लब्स को ज्वाइन करना, किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करना बुरी बात नहीं है, अनटिल अनलेस कि आप वहाँ पर जाके डिवीजन्स का शिकार हों या आप दूसरी सोसाइटीज़ को बुरा भला कहना शुरू करते हैं। वहाँ पे हमने सिर्फ टीम मैनेजमेंट सीखनी है। हमने वहाँ पर ये सीखना है कि हम मुख्तलिफ टीम को हैंडल कैसे कर सकते हैं, टीम को रन कैसे कर सकते हैं, और दूसरी बड़ी बात कि हम अपने लिंक्स कैसे डेवलप कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग को बेहतर बनाने से आपकी अल्टीमेटली जो पीआर है वो बेहतर बनेगी। और मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो प्रैक्टिस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस, वो हर शख्स की इंडिपेंडेंट पीआर जो है वो उस पर बहुत इफेक्ट करती है। जिस शख्स की जितनी ज़्यादा पीआर, हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है, हमारे जो वकील होते हैं, हमारे मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, इनकी जितनी ज़्यादा पीआर होगी किसी भी सोसाइटी में, उनकी प्रैक्टिस, उनका बिज़नेस और उनकी क्लाइंटेज उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। तो अपने सोशल नेटवर्किंग को बेहतर बनाएं, अपने जो पीआर है उसको बेहतर बनाएं। उसके आजकल के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि आप डिवीजन्स का शिकार ना हो। आप एक सोसाइटी अगर ज्वाइन करते हैं तो दूसरी सोसाइटी के लोगों को बुरा भला ना कहें। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। अभी हम आगे आते हैं, जो बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, ग्रेजुएट होने के बाद सबसे जाता है कि अब हम एमएस या एमफिल में एडमिशन लें या ना लें, या इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। आज से कुछ अर्सा पहले मेरा भी ये ख्याल था कि एमएस एमफिल करना ऐसे ही है कि हमने डीपीटी के बाद डीपीटी कर लिया है। तो लेकिन अभी माइंडसेट हमारा, हमने सीखा ये कि जितनी सैचुरेशन हमारी फील्ड में हो रही है और जितना कंपटीशन आ रहा है, अगर आपने इसी फील्ड में रहना है, इसी फील्ड में प्रैक्टिस करनी है, तो अपग्रेड होने के अलावा हमारे पास चांसेस नहीं हैं। लेकिन फ़िज़िकल थेरेपी जो यहाँ पे पाकिस्तान में करवा रहे हैं एमएस एमफिल, आप उसकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में, आपको डीपीटी करने के बाद काफ़ी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, तो उसकी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में आप ज़रूर फोकस रहें और कोशिश करें कि इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में अवेलेबल होते हैं फ़िज़िकल थेरेपी के, रिहैबिलिटेशन के, स्पोर्ट्स मेडिसिन के और मुख्तलिफ पेडियाट्रिक के। तो आप कोशिश करें कि अगर आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिल जाता है, वो आपकी फ़ीस की सूरत में हो, आपकी फ़ीस उसमें वेव ऑफ हो रही हो, या अगर आपको किसी तरह से प्रोटोकॉल दे रहे हैं तो आप उसको ज़रूर अवेल करें और 1-2 साल के लिए आप मूव कर जाएं, कोई मसला नहीं है। वहाँ से जाके आप स्किल सीखें, वहाँ पे जाके एक्सपोजर लें, अपना एमएस एमफिल कि आपकी आगे पीएचडी में एडमिशन ईजी हो जाता है और आपको वहाँ पर जॉब मिलना और आपकी प्रैक्टिस जो है इंटरनेशनली, आप वो अगर एक दफ़ा मूव कर जाते हैं तो आप किसी भी जगह पे जाके काम कर सकते हैं। और अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लग रही है कि हम जाके अपना जो मैन पावर है उसको हम क्यों बाहर भेजें, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी स्पेस नहीं है हम सब लोगों के लिए कि सब लोग यहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस भी करें, अपने स्किल्स को भी बेहतर बनाएं। तो अगर आपके अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो एक ग्लोबल वर्ल्ड है, आप, हमारे लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है, हमारी प्रैक्टिस के लिए भी कोई बॉर्डर्स नहीं है, हमें नॉलेज गेन करने के लिए भी हमारे लिए कोई बॉर्डर्स नहीं है। हम लोग बाहर जाके स्कॉलरशिप अवेल करें और एमएस एमफिल करने में जल्दी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप 6 महीने साल रुकें, आप सर्च करें स्कॉलरशिप्स को। और बल्कि मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आपने जब भी स्कॉलरशिप्स को सर्च करना है तो आप 6 महीने पहले, अपनी ग्रेजुएशन से 6 महीने या साल पहले स्कॉलरशिप्स को सर्च करें, क्योंकि उनमें अक्सर स्कॉलरशिप्स में ये बात मेंशन होती है कि आप या तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हों, क्योंकि बाहर की यूनिवर्सिटी की कोशिश होती है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हों वो फ्रेश ग्रेजुएट हों और उनका लर्निंग गैप ना आए। तो आप 6 महीने या साल पहले इसको सर्च करना शुरू करें। आपके जो पेपर कलेक्शन है और वर्किंग प्रोसेस है, वीज़ा या जो भी है, उसमें आपको टाइम उतना इन्वेस्ट आपका हो जाता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मूव कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी आपके स्कॉलरशिप्स आते हैं और स्कॉलरशिप मुख्तलिफ कंट्रीज़ में आते हैं, चाइना में भी आते हैं,
टर्किश स्कॉलरशिप जो आजकल वो बहुत ज़्यादा चाह रहे हैं, कनाडा में स्कॉलरशिप आते हैं और आप मुख्तलिफ कंसल्टेंट जो हैं उनके साथ मिलके आप मशवरा कर सकते हैं। और मैं रिकमेंड कर दूंगा कि डॉक्टर अवैस बिन इनाम जो हैं फैसलाबाद से, उनकी एक अच्छा नॉलेज है इस पर, आप उनसे भी मशवरा ले सकते हैं अगर आपको कंसल्टेशन करनी है। जो हमारे कुछ सीनियर्स जो हैं वो कनाडा में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ चाइना में गए हैं अपने MS PhD के लिए या जॉब कर रहे हैं वहाँ पर, तो आप अगर उन तक अप्रोच है तो आप उनसे मिल के उस पर फर्दर कंसल्टेशन हैं, या फिर हम इस पर कोई और सेशन कर लेंगे जिसमें हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान में MS MPhil की। तो पाकिस्तान में MS MPhil जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी हमें अपग्रेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो बच्चे कर सकते हैं पाकिस्तान में अफोर्ड करते हैं तो वो ज़रूर करें। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप DPT के बाद 1 साल अगर आपको हो गया तो आप अपनी प्रैक्टिस करें, अपने खर्चे उठाएं, और अगर जितना पॉसिबल है तो आप उसको मैनेज करें, अपने एक्सपेंसेस को भी, और अपने साथ में फर्दर स्टडीज़ भी एटलीस्ट MS MPhil करें। और उसमें यूनिवर्सिटी सिलेक्शन मेन सिटीज़ में, कराची में भी MS MPhil करवाया जा रहा है, तो आप उसमें ज़रूर एडमिशन लें। हम बात कर लेते हैं अपने स्किल्स की, जो हमें की जाती है कि स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए। लोग ग्रेजुएशन के बाद बहुत से लोग मैसेज करते हैं डॉक्टर अवैस बिन इनाम की तो स्किल्स ही बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, उनके स्किल्स बहुत अच्छे हैं। अब हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। स्किल्स के लेके हमारी फील्ड में बहुत ज़्यादा डिबेट, स्किल्स जो हैं हमारी फील्ड में प्रैक्टिस नहीं होने चाहिए, या ये लोग स्किल्स फलां स्किल्स जो हैं, या ड्राइंग रीडिंग है या कायरोप्रैक्टर हैं, तो ये सीखने चाहिए या नहीं सीखने चाहिए। जहाँ तक स्किल्स सीखने की बात, तो मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि हमें ये पता होना चाहिए कि सर्जरी किस तरह से की जाती है। हम करें नहीं, कभी भी ना करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सर्जरी में क्या प्रोसीजर होते हैं, सर्जन सर्जरी किस तरह से करता है। हमें ये पता होना चाहिए कि नर्स जो है उनको ड्रिप किस तरह से लगाती है। हमें ये पता होना चाहिए कि इंजेक्शन पेशेंट को किस तरह से लगाया जाता है। हमारी डोमेन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करना, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और जहाँ तक स्किल सीखने की बात है, स्किल सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप चाहे सर्जरी करना सीख लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो वो एक इलीगल काम है, आप उससे रुक जाएं। लेकिन आप स्किल्स ज़रूर सीखें, और जो स्किल्स आपको जहाँ से मिलता है, आपको किसी इंजीनियर से कोई स्किल मिल रहा है आपके घर में इस्तेमाल के लिए, तो आप वो भी सीख लें। ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ में तो फिर हमें हर तरह के स्किल्स सीखने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास कोई पेशेंट क्लिनिकल एक्सपोजर में आ रहा होता है तो वो आपसे डिमांड कर रहा होता है कि आप से वो जो भी नॉलेज चाहिए, या कोई क्वेश्चन करे तो आप ब्लैंक ना हो उसके सामने। कि आपसे अगर वो पूछता है कि सर मेरे लिए अगर नी का मसला है तो मुझे नी के लिए कौन सी सर्जरी करवानी पड़े, अगर मैं सर्जरी की तरफ जाना चाहता हूँ, तो आपको पता ही ना हो कि नी की सर्जरीज ACL की इंजरी में लेफ्ट पोस्ट की कौन कौन सी सर्जरीज होती हैं, कहाँ से होती हैं, किस तरह से होती हैं। तो आपको एटलीस्ट स्किल्स, इन चीज़ों का पता होना चाहिए, और स्किल्स आप सीखें। लेकिन जो बैड प्रैक्टिस है, जो हमें अलाउ नहीं है, आप उनकी प्रैक्टिस ना करें उस तरह से, और उनको अपने नाम के साथ में अटैच भी ना करें। लेकिन जिस चीज़ की अब हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उनको ज़रूर सीखें और ज़रूर प्रैक्टिस करें। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, लोग ये पूछते हैं लड़की के घर वाले आउट ऑफ सिटी जाने की परमिशन नहीं देते। हम इस पे डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक में हमने अपनी जो सेशन हुआ था उसमें डिस्कशन की थी कि फ़ीमेल्स किस तरह से प्रैक्टिस कर सकती हैं, या जो रिस्ट्रिक्शंस हमारी सोसाइटी में होती हैं तो हम उनको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। आप वो सेशन अपनी वीडियोस देख लें पीछे, वो चैनल पे पढ़िए, डॉक्टर अब्दुल मनान के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको सर्च कर लें, वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने टॉपिक पर फोकस रखते हैं, उसके मुतालिक कोई सवाल है तो वो पूछें। खैर, हम आते हैं गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ। बल्कि इससे पहले एक बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, लोग पेज पे मैसेज करके ये पूछ रहे होते हैं कि जी हमने ग्रेजुएशन कर ली है तो अब हम क्या करें। तो भाई, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिया है और आपके स्किल्स बेहतर हैं, आपको 1 साल हो गया है ग्रेजुएट हुए को, आपने हाउस जॉब भी कर लिया, तो मैं ये कहूँगा कि आप, हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स अभी अवेलेबल नहीं हैं। अगर अनाउंस होती है तो ये बात ज़हन में रखें कि जितनी सीट्स अनाउंस होनी है, लाइक किसी DSU में 4 सीटें अनाउंस हो रही हैं और वहाँ पर 200 लोग उस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और जिनका डोमिसाइल वहाँ का बना हुआ है, वो मिला के आपके शायद 5 to 10% चांसेस हों कि आपका नाम उस जॉब में हो सके, आपकी हायरिंग हो सके, आपकी पोस्टिंग हो सके। 18 to 90% चांसेस हैं कि आपका वहाँ पे नाम नहीं आएगा। आपको दूसरे मीन्स जो हैं अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए, अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए वो ढूंढने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की आस में बैठना या सिर्फ उसी का इंतज़ार करना, वो मैं समझता हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक होना नहीं है, बल्कि बंदा गलत फहमी में फिर जी रहा है।
उसके अलावा हमें दूसरे जो ऑप्शन हैं जॉब के वो ढूंढने चाहिए। खैर अपनी प्रैक्टिस करने का लोग पूछते हैं कि हम अपनी प्रैक्टिस किस तरह से करें। अभी हमारे पास बिग सिटीज़ में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन है फिज़िकल थेरेपिस्ट जो यहाँ पे पढ़ने आए होते हैं। लाइक अगर मैं लाहौर की एग्जांपल लूँ, मैं भी इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, लाहौर की अगर एग्जांपल लेते हैं तो जितने यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ से स्टूडेंट्स उठ के यहाँ पे पढ़ने आए हुए हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं होम विज़िट भी करते हैं अंडर ग्रेजुएशन होते हुए। उसके अलावा वो किसी ना किसी से ग्रेजुएट होते हैं, वो कोशिश करते हैं यहाँ पे सेट होने की कोशिश करें। तो यहाँ पर सैचुरेशन अल्टीमेटली, यहाँ पर बहुत से सीनियर फिजिकल थेरेपिस्ट भी हैं, बहुत से पुराने लोग बैठे भी हैं हॉस्पिटल्स में और साथ में नए भी आते हैं, तो यहाँ पर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। आप अपने एरियाज़ में जाके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का सिंपल सा रूल है कि हमारे पास हॉस्पिटल में 70-30% चलती है। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ जहाँ आपको पता है कि रनिंग अच्छी है, जहाँ वहाँ पर रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, आप पहले सर्वे ज़रूर करें। किसी भी जगह पर इन्वेस्ट करने से पहले वहाँ पर सर्वे ज़रूर कर लें। ऐसा ना हो कि आप जाके 2 लाख रुपए इन्वेस्ट सेटअप बनाएं और जब पेशेंट की रनिंग कम हो तो फिर आप डिसहार्ट हों। आप सर्वे करें, सर्वे करने के बाद वहाँ पर बैठें और फिर अपनी पब्लिसिटी पे फोकस करें और अपने जो पीआर है उस पर फोकस करें। उसके बाद अपना जो आपकी पेशेंट क्लाइंटेज है उसके साथ शुरू में जाके आप उनसे फ़ीस पर डिबेट ना करें, आप उनसे पैसे बटोरने के चक्करों में ना हो, आप अपने उनको स्किल्स दिखाएं। अगर आपके पेशेंट आपसे सेटिस्फाई होते हैं तो पेशेंट की चेंज चलती होती है हमेशा। एक पेशेंट गया तो आगे 10 लोगों को जाके बताएगा। और अमूमन हमारी फील्ड में जो ओल्ड एज पेशेंट के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो रिटायर्ड लोग होते हैं, उन्होंने आपकी पब्लिसिटी करनी होती है। तो आप अपने स्किल्स पे फोकस रखें और अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस को पब्लिसिटी से और अपने स्किल से आप बेहतर बना सकते हैं। और जब आप प्राइवेट प्रैक्टिस में आते हैं तो फिर आप मज़ीद जॉब क्रिएशन कर सकते हैं। आप अपने असिस्टेंट्स रख सकते हैं, आप बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वहाँ पर प्रैक्टिस उनको करवा सकते हैं। तो आप इस इंतज़ार में ना रहें कि हमें कोई जॉब देगा, आप खुद जॉब क्रिएट करें, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। साथ में एक आप सब लोगों के लिए मैंने इस पर थोड़ा वर्क किया। अगर इस फील्ड में आप लोग रहना चाहते हैं, हम या तो एकेडमिक साइड पे चले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि अच्छे इंस्टीट्यूट्स को आप ज्वाइन करें। और क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑब्वियसली हमारे लिए क्लिनिकल फिजिकल थेरेपिस्ट ने क्लिनिकल प्रैक्टिस ही करनी होती है। डॉक्टर कहते हैं कि जो हॉस्पिटल में ही अच्छा लगता है तो आप क्लिनिकल प्रैक्टिस की तरफ जाएँ। इसके अलावा अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अपना कुछ स्पेसिफिक फील्ड चूज़ करें। लाइक हम मैनुअल थेरेपी की फील्ड चूज़ कर लें, या न्यूरो की फील्ड चूज़ कर लें, या पीड्स की फील्ड चूज़ करें, या फिर स्पोर्ट्स में आ जाएं। तो आप उसमें अपनी प्रैक्टिस बेहतर करें। जब आप स्पेसिफिक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि आपका एक नाम बनना और लोगों में अवेयरनेस होना वो ज़रा ईजी हो जाता है। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी लेनी और जॉब सिक्योर करनी है, बहुत सी फैमिलीज़ में से स्टूडेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जो हमें सबसे ज़्यादा देखने में आया कि यंग फिजिकल थेरेपी ग्रेजुएट्स जो हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हैं और टेंशन में हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपको इस फील्ड से आप समझते हैं कि आप सर्वाइव नहीं कर पा रहे इसमें और आपको अर्ली अर्निंग चाहिए, तो बहुत से ऐसे वेज़ हैं जिससे आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैं किसी भी मेरी बात से कोई ऑफेंड ना हो, मैं सिर्फ आपको वेज़ बता रहा हूँ कि अगर आप इस फील्ड में रह के सर्वाइव करते हैं और आप इस फील्ड में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस फील्ड को छोड़ दें, लेकिन आपने ग्रेजुएशन किया, आपने इस पर पैसा भी इन्वेस्ट किया, टाइम भी इन्वेस्ट किया है, और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास आपको ऑप्शंस नज़र नहीं आ रहे, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि आप बीइंग ए फिजिकल थेरेपिस्ट अपनी प्रैक्टिस आप कोई करें कुछ घंटे, लेकिन उसके बाद साथ आप अर्निंग के लिए आप क्या काम कर सकते हैं। उसमें हमारे पास ऑनलाइन बहुत से रिसोर्सेज ऐसे होते हैं कि आप अर्न कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट इदारों में हमारी बैचलर डिग्री पे, जिसमें मेडिकल की उनको कोई भी डिग्री चाहिए होती है, आप उसमें जाके जॉब भी कर सकते हैं। उनकी जॉब क्रिएशन होती रहती है। लेक्चरार की जॉब आती हैं जिसमें आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरार भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बहुत से प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं जिसमें आप ग्रेजुएशन की बेस पे या फिजिकल थेरेपी की ग्रेजुएशन की बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा उसमें मेडिकल राइटिंग अगर आप बेहतर कर सकते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की मैनेजमेंट में भी आप प्राइवेट लेवल पे भी आप अपनी जॉब कर सकते हैं, और बहुत से फिजिकल थेरेपिस्ट कर भी रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे इदारे हैं जो आपको बैचलर की बेस पे, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे जो हैं आपकी बैचलर की बेस पे, जिससे उनका हमारा फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन आप अपनी बैचलर की बेस पे वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन है जॉब
टिप्स के हवाले से तो हाँ वो पूछ सकते हैं। ये भी एक लंबी डिबेट है और बहरहाल मैंने आपको उसको सम अप करके बता दिया कि हम अपनी प्रैक्टिस किस तरह से करना चाहते हैं। गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, इस फील्ड से निकलना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो पूछते हैं कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, हमारा टाइम ज़ाया हो गया, हमारे पैसे ज़ाया हो गए या हमें कुछ और करना पड़ेगा, तो उनके लिए ये ऑप्शंस मौजूद हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपनी स्टडी के बाद आप कोई अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें कोई ऐसा कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप इस फील्ड से लिंक तो रहें लेकिन आप थोड़ा सा हट सकते हैं उससे, लाइक स्पेशल एजुकेशन के इदारे मौजूद होते हैं और उसके अलावा आप मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं, आप बिज़नेस की तरफ जा सकते हैं, तो आप उन चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मेरा ख़्याल है कि अभी हमें टाइम काफ़ी हो गया, हमारे पास 15 मिनट हैं बाकी, तो क्वेश्चंस अगर किसी के हैं तो वो पूछें। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास लोग कौंसल के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं या अपनी हमारी बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मैं सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सेमिनार्स के हवाले से, वेबिनार्स के हवाले से बहुत से जो सोसाइटीज़ हैं वो आपसे पैसे डिमांड करती हैं, मेंबरशिप के पैसे या कैंप्स के पैसे या फिर आपसे ये वेबिनार्स करवाने के पैसे। तो सर्टिफिकेशंस की तरफ ना भागा करें। वो सर्टिफिकेशन जिनके क्रेडिट आवर्स हों, जिनका आपको आपकी सीवी में फ़ायदा हो, वो ठीक है, आप उनके लिए पे कर सकते हैं तो करें। लेकिन जो ऐसी सर्टिफिकेशन है जो आपके कोर्सेज़ हैं, लाइक फ्रोजन शोल्डर पे कोई आपको करवा रहा है या पे आपको किसी भी आपकी क्लिनिकल टॉपिक पे कोई आपको करवा रहा है, तो ऐसे वेबिनार्स के लिए आपको पे करने की मैं समझता हूँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर सीख भी सकते हैं, आप उनको ले भी सकते हैं। और ये जो आजकल ई सर्टिफिकेट्स का ट्रेंड चला हुआ है और सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है पार्टिसिपेशन की, वो उसका ये तो फ़ायदा है कि आप अपने रिकॉर्ड के लिए, अपनी खुशी के लिए या अपने सजाने के लिए तो आप उनको ले सकते हैं, लेकिन आपकी सीवी में या आप किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके अपनी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो चाहे आप रजिस्टर बना के उनको दे दें या थैले में बंद करके दे दें, तो उनका ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो सर्टिफिकेशन एक्रीडेटेड होती हैं, जिन होते हैं, उनका ऑब्वियसली फ़ायदा होता है, उनको आप अपनी सीवी में मेंशन कर सकते हैं और वो काउंट होते हैं आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में। आप उनके लिए पे भी करें और उनको आप हासिल भी करें, लेकिन ये सर्टिफिकेशन और जो इस तरह के प्रोग्राम्स हमारे यहाँ हमारी इस फील्ड में चल गए हैं उनसे अवॉइड करें। और मैं सोसाइटीज़ से भी, अगर लोग सुन रहे हैं मुख्तलिफ सोसाइटीज़ वाले, उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि ई सर्टिफिकेट्स का ट्रेंड ख़त्म करें। जिनका आप ज़रूर उनसे नॉलेज ज़रूर दें, आप वेबिनार और सेमिनार ज़रूर करवाएं, लेकिन उन लोगों से करवाएं जो लोग ग्रेजुएट हैं, जिनकी उनके अपने फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, आप उनसे वो टॉपिक्स पे डिस्कशन करवाएं, सीनियर्स को लें। और ई सर्टिफिकेशन और लोगों को खुश करने के लिए वो खाना खिलाना और सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना और उनकी वाह करना, उन चीज़ों से अवॉइड करें ज़रा। आगे अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, इन एमएस प्रोग्राम विच इज़ बेस्ट फॉर फीमेल्स। अच्छा जी, ये तय्यबा गुल हैं, उन्होंने पूछा कि फ़ीमेल्स के लिए एमएस प्रोग्राम्स कौन सा बेहतर है। तो फीमेल्स के लिए वीमेन हेल्थ पर पाकिस्तान में स्टार्ट हो गया है, तो फीमेल्स के लिए वो बहुत बेहतर है, उसमें बहुत स्कोप भी है। उसके लिए फ़ीमेल्स के लिए पेडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन का काम बहुत अच्छा होता है। पेडियाट्रिक में फ़ीमेल्स ज़रा अच्छे तरीके से बच्चों को हैंडल भी कर लेती हैं और उनमें वो चीज़ें बर्दाश्त करने की कैपेसिटी भी होती है, जो मतलब बच्चों ने एक्टिविटीज़ करनी होती है, उन पर टाइम लगता है, तो उनमें फ़ीमेल्स में जो कैपेसिटी होती है वो इसको अच्छे तरीके से लेके चल सकती हैं। निमरा साजिद भी ये क्वेश्चन पूछ रही है, वो मैंने उसका आंसर कर दिया है। और बाकी किसी भी फील्ड में फ़ीमेल जा सकती हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पीड्स की फ़ील्ड और वीमेन हेल्थ की फ़ील्ड ज़्यादा मैं समझता हूँ बेहतर है फ़ीमेल्स के लिए। उसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस हैं वो तो पूछें और हम सेशन को ख़त्म करें। लास्ट में मैं एक बात ज़रूर मेंशन करता चलूँ कि आज फिज़िकल थेरेपी डे के हवाले से ट्विटर पर हम लोग ट्रेंडिंग चला रहे हैं। हम लोग से मुराद हमारी पूरी फिज़िकल थेरेपी कम्युनिटी है। जिन तक ये मैसेज नहीं पहुंचा तो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उनको बताना चाहता हूँ कि 8 से 10 बजे आज रात 8 सितंबर को हम ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलाएँगे। हमारे मेन हैशटैग्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट, वी वांट पेड हाउस जॉब, जो जितने भी यंग ग्रेजुएट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ये ट्रेंडिंग चला रहे हैं। और आप अपनी हर ट्वीट में, हमारे कुछ ट्विटर अकाउंट्स हैं वो मेंशन है मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, मेरा अकाउंट भी है, मुख्तलिफ जितने भी एक्टिव लोग हैं उनके अकाउंट हैं, और आप उनको उनसे आप कॉपी भी कर सकते हैं ट्वीट्स, उनको रीट्वीट्स भी कर सकते हैं और आप खुद से ट्वीट्स बना के भी करें, लेकिन आप ज़रूर करें, उसमें पार्टिसिपेट करें। ये हमारी फील्ड का हमें कुछ ना कुछ बेहतरी होगी उसके लिए। और इन 2 हैशटैग्स जो हैं, इंडिपेंडेंट फिजियो काउंसिल वाला और वी नीड हाउस जॉब, वी वांट पेड हाउस जॉब, उस पर ज़्यादा फोकस करें। और मुझे सुबह तक रिपोर्ट मिली थी, हमारी 3 जो हैं हैशटैग्स वो ट्रेंडिंग में चल रही थी। एक हैशटैग वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, वो रात 1 थी, और बाकी 2 जो हैं वो ट्रेंडिंग में चल रही थी, लेकिन 8 से 10 बजे हमने उनको टॉप 10 ट्रेंडिंग में मेनटेन रखना है। आगे पूछ रहे हैं जी मोहम्मद नईम इकबाल साहब, डीपीटी का आर्मी में क्या स्कोप है। सो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो फिजियोथेरेपी नहीं करवा रहे,
गालबन शायद अभी एक इदारे ने शुरू करवाई है, लेकिन उससे पहले आर्मी में जो एमबीबीएस लोग होते हैं वो रिहैब मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन करते हैं, और उनके जो सीएमएस के इदारे हैं या आर्मी के इदारे जो हैं वहाँ पर वही लोग स्पेशलिस्ट जॉब करते हैं। लेकिन अभी आर्मी के कई सारे इदारे सीएमएस जो हैं वो मुख्तलिफ कॉलेजेस के साथ अटैच हैं, वहाँ पर उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जा रही है, और आई होप कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें बल्कि हो रहे हैं कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटी आती हैं, लेकिन थोड़े लेवल पे हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी में, पाकिस्तान नेवी में भी पिछले साल उनकी सीट्स आई थी और कुछ लोगों ने अप्लाई भी किया था, वहाँ पर उनकी सिलेक्शन भी हुई है। वो फिजिकल थेरेपिस्ट को अब उन्होंने हायर करना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़े लेवल पे सीट्स हैं। हम कोशिश करेंगे उन सीट्स को बढ़ाएं ताकि उनके जितने भी रिहैब के इदारे हैं वहाँ पर वो फिजिकल थेरेपिस्ट को, रिहैब मेडिसिन के साथ साथ फिजिकल थेरेपिस्ट को भी हायर करना शुरू करें। मैनेजमेंट रिलेटेड कोई कोर्स, फ्री कोर्सेज मैनेजमेंट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं, हुमैरा हुसैन पूछ रही हैं। और मैं ये मेंशन करता चलूँ कि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में या हाउस जॉब में इस बात पे मेन फोकस किया करें क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा कि हॉस्पिटल को या क्लिनिक को पता है आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, आपने उनका डाटा किस तरह, आपने रिकॉर्ड किस तरह मेंटेन करना है, आपने उनसे फीस स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है, आपने उनको मैनेज किस तरह करना है, आपने अपने जो टीम है उसको डेवलप किस तरह करना है। तो अपने मैनेजमेंट को अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह में भी उस पर फोकस किया करें। और मैनेजमेंट कोर्सेज डिप्लोमास भी होते हैं, 6 महीने साल के डिप्लोमा मुख्तलिफ पाकिस्तान में प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लॉन्च करते हैं, आप वो कोर्सेज कर सकते हैं मैनेजमेंट के। हुमैरा हुसैन पूछ रही हैं फील्ड को छोड़ के क्या कोर्स कर सकते हैं। फील्ड को छोड़ के बेतहाशा कोर्सेज हैं हमारे पास। अगर आप फील्ड को छोड़ना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि आप फील्ड से लिंक ज़रूर रहें, अपनी प्रैक्टिस को कुछ घंटे ज़रूर कंटिन्यू किया करें। अपने फील्ड में इन्वेस्ट किया तो आप कुछ घंटे उसको ज़रूर कंटिन्यू करें। और बाकी अगर आप पार्ट टाइम कुछ करना चाहते हो तो आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं, आप फ़िज़िकल फ़िटनेस की तरफ जा सकती हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस ट्रेनर जो हैं उसमें फ़ीमेल्स का भी बड़ा स्कोप है, आप वो कोर्सेज कर सकती हैं, वो आपको फील्ड से भी लिंक्ड रखेंगे। उसके अलावा साइकोलॉजिस्ट के भी कुछ कोर्सेज़ होते हैं या न्यूट्रिशनिस्ट के भी कुछ साथ में स्पोर्टिंग कोर्सेज़ होते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए वो कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। और कई सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हैं, वो मैं अपने पेज पर जो है वो वेबसाइट मेंशन कर दूंगा जहाँ से आप फ्री कोर्सेज कर सकते हैं। और फील्ड को अगर आप छोड़ना चाहते हैं, जॉब्स के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत सारी जॉब्स आती हैं, आप उसमें ग्रेजुएशन के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट में, नेशनल हाईवे में, आर्मी में और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनको आप अपनी ग्रेजुएशन, डीपीटी ग्रेजुएशन के बेस पे आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो इतना डिसाइड ना हो कि हमने फिजियोथेरेपी कर ली तो आप क्या करेंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। हम लोगों ने अगर फिजिकल थेरेपी की है तो पाकिस्तान से बाहर जो लोग मूव कर सकते हैं, तो हमें यहाँ पे डिग्रियाँ मैं समझता हूँ बड़ी आसानी से, लेकिन डिग्री मिल गई है, बाय डिग्री ही काउंट होनी है। आप बाहर जाके मूव करें और वहाँ पर इमिग्रेशन लें या जॉब के लिए वहाँ जाएं, और आप बड़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मौजूद हैं हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ में और यूरोप में। सर आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, अजान अहमद पूछ रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मनान के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मेरा बेसिक फोकस होता है कि मैं पब्लिक को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमारी हेल्थ के मतलब जो इश्यूज़ होते हैं फिज़िकल हेल्थ के मतलब उन पर गाइड करूँ, और उस पर जो है उनको मैं एक्सरसाइजेज़ भी प्रोवाइड करता हूँ ताकि लोग घर में रह के जो एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करें। फ्री कंसल्टेशन मैं वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। अच्छा जी, चलें हम नीचे और क्वेश्चंस ले लेते हैं, और हमारे पास 10 मिनट है, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें, और बाकी हम इसको मज़ीद रिफ़ाइन करके, क्योंकि आज वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के हवाले से हमारी ट्विटर ट्रेनिंग भी चल रही है और कुछ 1-2 और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। हमने शॉर्ट नोटिस पे ये वेबिनार करवाया, थैंक्स टू अब्दुरऊफ़ जिसने इसको मैनेज किया, उसकी पूरी टीम को, फिज़ियो मास्टर की टीम को, एक्टिव भी है माशाल्लाह, और उन्होंने मैनेज भी किया, और ऑडियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अच्छी है। तो हम उसको मज़ीद रिफ़ाइन करके दोबारा इसको अनाउंस करेंगे, और आपके जो क्वेश्चंस हों पूछ सकते हैं, मुझे पेज पे मैसेज करके इनबॉक्स कर सकते हैं, या वैसे भी किसी भी पब्लिक फोरम पे मेरे पूछ सकते हैं, और हम उनको क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली एड्रेस करेंगे। ये अभी तक जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने उनको एड्रेस किया है, और होपफुली आपको उससे यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, अच्छा ये पूछ रही हैं शुमाइला बतूल हैं, सर फीमेल के लिए एमफिल बेटर है अगर वो चॉइस करें। जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, एमफिल ज़रा एकेडमिक फील्ड है और एमएस जो है वो ज़रा क्लिनिकल फील्ड है। तो फीमेल जाना चाहती हैं एकेडमिक फील्ड में तो ज़्यादा बेहतर है आप जाएं, आप एमएस एमफिल करें, उसके बाद पीएचडी में एनरोल हों, और कोशिश करें अगर आप एमएस एमफिल और पीएचडी करते हैं तो ओबियसली आप
इस फील्ड में सर्वाइव करेंगे। एकेडमिक फील्ड में भी आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप पाकिस्तान से मूव करने में भी आपको आसानी होगी और स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके स्किल्स भी ऑब्वियसली उससे बेहतर हो जाते हैं। अच्छा जी, हाउ टू अप्लाई फॉर एम एस जॉब्स एज अ पीटी इन अब्रॉड। ईज़ा शकील पूछ रहे हैं कि हम अगर अप्लाई करना है जॉब्स के लिए, एम एस एम फिल के लिए, अभी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इमिग्रेशन की पॉलिसी होती है, या फिर आप वहाँ पर जाके जॉब कर सकते हैं। मुख्तलिफ इमिग्रेशंस के इदारे जो होते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वेबसाइट मौजूद होती है, आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ की वेबसाइट पे जाके आप खुद को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप अपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करें और कोशिश करें कि वहाँ के उनके रिस्पांस का इंतज़ार करें। अगर आपको वहाँ पर स्कॉलरशिप अप्लाई करना है तो स्कॉलरशिप अप्लाई करने में एक चीज़ मेन होती है कि आप, लेट्स सपोज मैंने चाइना का स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था और वो मेरा हो भी गया था, लेकिन ये कोरोना से पहले हुआ था और कोरोना की वजह से और कुछ अपने फैमिली रीजंस की वजह से मैंने वो उसको अवेल नहीं किया। उसमें मैंने सिंपली ये किया था कि मैंने एचईसी के थ्रू उसको अप्लाई किया था। उसकी मिनिमम 300 फ़ीस थी उसकी, वो फ़ीस पे की। उसका एक टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया। वो टेस्ट जर्नल टेस्ट होता है गैट का, जिसमें आपको मैथमेटिक्स के सवाल भी पूछे जाएंगे और हर तरह के जर्नल सवाल पूछे जाएंगे। उसको आपने क्वालिफाई करना होता है। वो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई हो गया था। और उसके बाद फिर ये है कि आपने अपने जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी लिस्ट भी आपको वहाँ से मिल जाएगी उनकी वेबसाइट से, और उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को आप अपनी सीवी मेल करें, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। वहाँ पर आपने उनको ऑफ़र लेटर बना के देना होता है, और अपना जो रेफरेंस लेटर है आपकी यूनिवर्सिटी, आपके फैकल्टी, आपके हॉस्पिटल्स में कोई भी आपका सीनियर आपको वो इजीली प्रोवाइड कर देगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आईएलटीएस से बगैर भी आपको आप कर सकते हैं। वो करने के बाद आपने उनकी रिकमेंडेशन लेनी होती है। अगर वो आपको रिकमेंडेशन मिल जाती है किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से, तो आपके लिए इजी हो जाता है। तो चाइना का तो ये सीन है जिसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था, और कनाडा में भी इसी तरह से चलता है। आप उसके लिए मैंने रिकमेंड किया कि डॉक्टर अवैस से आप मशवरा कर सकते हैं, वो आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। और इस पर हम एक पूरा सेशन रखेंगे कि अब्रॉड हम कैसे जॉब्स के लिए या एमएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जॉब का भी यही सीन है कि आप दुबई में डीएचए की वेबसाइट है, आप उसको जाके चेक करें। आपका अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एज ए फिजिकल थेरेपिस्ट, और अगर आपका एक्सपीरियंस 2 साल का नहीं है, आपके पास डीपीटी की डिग्री है, तो आप एज ए असिस्टेंट फिजिकल थेरेपिस्ट वहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं उनकी वेबसाइट पे। उनका एक टेस्ट होता है लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, उसकी गालबन कोई 35 से 38 हज़ार फ़ीस है, और कुछ आपके थोड़ा ऊपर खर्च होगा कोई अगर आप कंसल्टेंट हायर कर लेते हैं। तो वो आप टेस्ट क्लियर करें, आपको लाइसेंस आपके घर बैठे पाकिस्तान में ही आपको मिल सकता है। वो लाइसेंस मिलने के बाद आपने जॉब तलाश करनी है। आप विज़िट वीज़ा पे जाके वो जॉब ढूंढ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन किसी से रब्ता करके किसी भी वहाँ पे हॉस्पिटल में या किसी सीनियर से रब्ता करके अगर कहीं पे आपको जॉब होती है तो आप जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया के दौर में ये कोई मुश्किल नहीं है, आप उसके लिए कोशिश करें, लेकिन आप 1-2 साल वेट करें और साथ में उसके लिए कोशिश करते हैं। आप अपनी गैप ना दें अपनी प्रैक्टिस में या अपनी स्टडी में, और वो काम करते रहें साथ में। सर क्या सनिया मुनीर पूछ रही हैं कि सर क्या जॉब के लिए अप्लाई करने सीजीपीए का क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, एक बात तो मेरे कई सारे फेलोज़ और मेरे कई सारे इवन सीनियर्स भी जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं या मेरी राइटिंग्स पढ़ते हैं, तो मुझे सर कह के बुलाते हैं, तो मुझे सर कहलवाना इतना अच्छा नहीं लगता। तो आप मुझे डॉक्टर मनान कह लें तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ उसमें। ठीक है, सीजीपीए और मैटर करता कि नहीं करता। आप हमारी जब गवर्नमेंट जॉब्स हमारे अनाउंस होते हैं पीपीएससी के थ्रू, तो पीपीएससी में हमारा जो मोस्टली इंटरव्यू होता है या फिर आपके साथ में टेस्ट होता है, तो टेस्ट और आपका इंटरव्यू ज़्यादा मैटर करता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी जगह पे हमारी फ्रेंडली स्पीकिंग में खुलकर बात करता हूँ, हमारे फेवरेटिज़म भी चलती है। कुछ इदारे जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं हमारी फ़िज़िकल थेरेपी फील्ड में नहीं, बाकी भी उन इदारों को ज़रा प्रोटोकॉल मिल जाता है। उसमें गवर्नमेंट का आपका मेरिट ओबियसली ज़्यादा बनता है। आपने अगर गवर्नमेंट मेरिट से एमबीबीएस किया है, बीडीएस किया है, फिजियोथेरेपी की है, जो भी डिग्री ली है, उसका मतलब ये होता है कि आप मेरिट पे आए थे, उसका आपका मेरिट भी जॉब के लिए ज़्यादा बनता है। फिर आपका इंटरव्यू बेस्ड या टेस्ट के नंबर काउंट होते हैं, उसमें ज़्यादा सीजीपीए को लोग मैटर नहीं करते। अगर आपके स्किल्स बेहतर हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है और आपका टेस्ट बेहतर हुआ है, क्योंकि आपने डिग्री ले ली, डेट्स इनफ। आप अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें आप। ठीक है, हम नीचे और क्वेश्चंस ले लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट हैं, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम अपना सेशन ख़त्म करेंगे। डॉक्टर मनान, कैन सीजीपीए परसेंटेज और सीजीपीए ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। सीजीपीए जो है वो हम काउंट करते हैं अपने सेमेस्टर सिस्टम में, और परसेंटेज हमारा एनुअल जो सिस्टम होता है उसमें काउंट होती हैं। तो इसमें वो रिप्लेसेबल होता है।
आपकी सीजीपीए है या परसेंटेज है तो आपको जॉब में या स्टडी में मसला होगा, वो आपका मेरिट बन जाता है, उसमें वो कर लेते हैं। 2BPT ने क्वेश्चन किया कि आप किस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे थे, तो ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट सा, मुझे नहीं अंदाज़ा कि मैंने आप किस बारे में पूछना चाह रहे हैं। एमडी के बारे में बताइएगा कि प्लीज़ कैसी रहेगी ग्रेजुएशन के बाद। अच्छा जी, एमडी या कुछ लोगों ने हमारे शुरू एक्सपीरियंस बता दूं, हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है कि हम लोग एमडी कर लेंगे के बाद हम मेडिसिन की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, तो आपको फिजियोथेरेपी की बेस पे आई डोंट हैव एनी आइडिया कि यहाँ पे एमडी कोई करवाता है कि नहीं करवाता, लेकिन हमारे कुछ सीनियर्स ने एमडी स्टार्ट की, उन्होंने फिजियोथेरेपी की बेस पे नहीं की, वो उन्होंने एफएससी की बेस पे एमडी की है। और आप एमडी करना चाहते हैं तो उसको करें, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फिर दोबारा से एमबीबीएस शुरू कर लिया है, वो एक अलग फील्ड फिर से हो जाएगी। ठीक है जी, अगर मज़ीद क्वेश्चंस नहीं हैं, आप चाहें कि क्या स्टडी करने जा रहे थे, मदीहा ताहिर पूछे। मदीहा ताहिर पूछे तो मैंने वहाँ पर अप्लाई किया था। मेरा बेसिक इंटरेस्ट था चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन, हमारी टेक्निक्स भी हैं जो हमारी फील्ड में यूज़ होती हैं, और उनकी टेक्निक्स ऐसी हैं जो पेन मैनेजमेंट के लिए काफ़ी बेहतर हैं, लाइक कपिंग वगैरह, ड्राई नीलिंग वगैरह। तो वहाँ पर उनके पास स्किल्स मौजूद हैं, तो मेरा कोशिश थी कि मैं वो करूँ, और उसकी यहाँ पर भी प्रैक्टिस की जा सकती है और पाकिस्तान में भी की जा सकती है। दूसरा मेरा एमपीएच का इरादा था मास्टर इन पब्लिक हेल्थ का, उसके बारे में बहुत से लोग पूछते हैं, तो मास्टर इन पब्लिक हेल्थ का मैं ये क्लियर करता चलूँ कि हमारे यहाँ बहुत से इदारों ने डीपीटी को भी एमपीएच करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले तक पाकिस्तान में सिर्फ एमबीबीएस वाले एमपीएच करते थे, और कुछ परसेंटेज लाहौर में कुछ इदारे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के हैं और एमपीएच करवा रहे हैं। वो अगर 100 सीटें हैं तो 99 सीट्स जो हैं वो एमबीबीएस वालों की होती हैं, और एक सीट मेरिट पे जो होती है वो बीडीएस वालों की होती है, या किसी जगह पे 10 सीटें बीडीएस वालों की होती हैं। एमपीएच का बेसिकली काम मैनेजमेंट का होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। ऐसे आप डीएमएस या एमएस की पोस्ट तक अगर आपने वो किया हो तो आप जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी तक डीपीटी के लिए मैं नहीं समझता कि वो कंफर्टेबल है। आप डीपीटी करने के बाद एमपीएच करें, और एमपीएच करने के बाद आप गवर्नमेंट पोस्ट पर आ सके पाकिस्तान में। लेकिन एमपीएच करने के बाद आपको बहुत सी एनजीओज़ में हायर कर लिया जाता है, बहुत सी इंटरनेशनल एनजीओ जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं और पाकिस्तान से बाहर भी काम कर रही हैं, उनमें एक अच्छी प्राइवेट जॉब आपको मिल सकती है एमपीएच करने के बाद। लेकिन आप ये क्लियर कर वहाँ पे वो डीपीटी करने के बाद आपको एडमिशन देंगे और आप वहाँ पे उसको फुलफ़िल कर सकेंगे। इंटर्नशिप्स तैयबा गुल पूछ रही हैं, जी बिल्कुल, सीएमएच में बच्चे इंटर्नशिप्स बहुत से कर रहे हैं। आप वहाँ पर जो कमांडेंट होते हैं उनके पास जाके उनको अपनी सीवी दें और उनसे वहाँ पर साइन लें। साइन लेने के बाद आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है, बल्कि आप पहले हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है फिजियोथेरेपी के, उनके पास जाएं, उनको अपना इंट्रोडक्शन करवाएं और उनको बताएं कि जी मैं इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। होपफुली वो आपको बता देंगे। मैंने भी सीएमएस में अप्लाई किया था इंटर्नशिप के लिए, और मेरी वहाँ पर इंटर्नशिप हो भी गई थी, लेकिन मैंने उनको ज्वाइन नहीं किया। मैंने ये किया था कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास जाकर उनसे एप्लीकेशन पे साइन करवाए थे। साइन करवाने के बाद मैं कमांडेंट जो होते हैं हमारे सीएमएस के, उनके पास गया और उनको जाके मैंने बताया कि जी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जो है वो कंफर्टेबल है मुझे वहाँ पर अपने साथ अटैच करने में, तो आप भी काइंडली मुझे अलाउ करें। उन्होंने भी अलाउ कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर ये होता है कि आपको परसेंटेज होती है कि आपको 6 से 7 10 लोग डिपार्टमेंट के मुताबिक वो रखते हैं, तो उसके बाद वो आपको मेल करेंगे या कॉल करेंगे कि हमारे पास अब स्लॉट खाली है, आप आ जाएँ। उस वक्त अगर आपकी क्लासेस नहीं चाह रही तो आप जा सकते हैं। लेकिन सीएमएस में अगर आपका रेफरेंस है तो आपके लिए इजी हो जाता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रेफरेंस के चक्करों में, सिफारिशों के चक्करों में ना रहा करें। आप खुद कोशिश करें, आप सीनियर से जाके मिलें रहेगा। अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है, या आप ये कहें कि जी मेरे पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं है या सिफारिश नहीं है, तो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अबीरा नूर पूछ रही हैं कि डॉक्टर ग्रेजुएट्स को डीपीटी कैसे हॉस्पिटल्स विज़िट करें, अंडर ग्रेजुएट्स ऑफ डीपीटी कैसे हॉस्पिटल विज़िट करें। आप हॉस्पिटल्स में जाएं, आपका कोई ना कोई, अगर आपका सिटी, लेट्स सपोज आपका सिटी है, आपके सिटी में डीएसपी हॉस्पिटल मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, आपके पूरे ना पूरे हॉस्पिटल में कोई एक तो जानने वाला होगा। अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, आप हॉस्पिटल में जाएँ, एचओडी से मिलें, वहाँ के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट से, आप वहाँ पर इंटर्नशिप करें। नहीं तो
हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट होता है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, न्यूरो डिपार्टमेंट हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है, पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट रिहैबिलिटेशन का डिपार्टमेंट हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के डिपार्टमेंट को भी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कार्डियो का डिपार्टमेंट आप वहाँ पे इंडोर कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में इंडोर्स मौजूद होते हैं, आप इंडोर्स में विजिट करें, आप वॉलंटरीली एमएस को मिलें, उनसे कहें कि हमें आपसे कोई पे नहीं चाहिए, हमें कोई जॉब नहीं चाहिए, हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमारे पास डिग्री मौजूद है, हमारे पास स्किल्स मौजूद है। आप इंडोर में विजिट करें डेली बेसिस पे, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज पेशेंट्स को प्रोवाइड करें। उसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो ये कि आपको इंडोर का समझ आ जाएगी, आपकी प्रैक्टिस, दूसरा अल्टीमेटली फ़ायदा ये होगा कि जितने पेशेंट आपको वहाँ पर मिलेंगे वो आपकी शक्ल से, आपके नाम से और आपके काम से वाकिफ़, जो अल्टीमेटली आपकी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आपको हेल्प आउट करेंगे। तो आप ज़रूर इंडोर भी विज़िट करें और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसको विज़िट करें आप। ठीक है जी, गैट और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम के बारे में क्या बताया है आपने? गैट तो हमारा यहाँ पे लोकल टेस्ट होता है जो मुख्तलिफ आपकी जॉब्स के लिए लिया जाता है आपसे। गैट में जनरल इन्फॉर्मेशन, आपकी इंग्लिश, आपके इंटरव्यू स्किल्स वगैरह वो मुख्तलिफ होते हैं। आपकी फ़ील्ड के बारे में, आपकी सिटी के बारे में आपसे पूछा जाता है, जो भी वहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठे होते हैं। तो आप उस पर अपना मेन फोकस रखें, इंटरव्यू की तैयारी करें, टेस्ट की तैयारी करें। और लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पाकिस्तान में तो नहीं होता, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पाकिस्तान में जो बाहर से पाकिस्तान में प्रैक्टिस करने आते हैं, लाइक जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं एमबीबीएस के, वो प्रैक्टिस करने आते हैं तो पाकिस्तान में लाइसेंस लिया जाता है, पीएमडीसी उनसे लेती है। और अगर पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स जो हैं वो जाते हैं तो वो उस्मली या फिर शोर हो रहा है पीछे, सॉरी, वो बाहर जाके लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करते हैं। अगर आपको यहाँ से किसी जगह जाके प्रैक्टिस करनी है पाकिस्तान से बाहर, तो आपको लाइसेंसिंग एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा प्रैक्टिस करने के लिए, और आप फिर प्रैक्टिस करेंगे एज ए स्किल्ड वर्कर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो। अच्छा जी, हाजिरा नूर पूछ रही हैं, सर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी डिफ़िकल्टी हाउ वी कैन कॉन्टैक्ट टू यू फॉर गाइडलाइन। अच्छा जी, अगर आप गाइडलाइन वगैरह लेना चाहती हैं तो सोशल मीडिया पर डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नाम से मेरा फेसबुक पेज भी मौजूद है, उसका लिंक इस वीडियो के ऊपर हमने दिया हुआ है। और डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नाम से यूट्यूब और फिजियो विद कैमरा के नाम से इंस्टाग्राम पे, डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नाम से भी इंस्टाग्राम पे मौजूद है। तो आप किसी भी सोशल नेटवर्क पर मुझे मैसेज कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करता हूँ कि फ्री टाइम में उनको रीड करूँ और जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको एड्रेस करूँ ज़रूर। अच्छा जी, आयशा मशल पूछ रही हैं, डॉक्टर मन्नान आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट? अच्छा चलें, इस पे हम फिर इंशाल्लाह अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको मज़ीद मैं डिस्कस करूँगा किस यूनिवर्सिटी से हैं। और अभी मैं फ़िलहाल रिफ़ा से एमएस में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे मैं पेडियाट्रिक में एमएस स्टार्ट किया मैंने। सर आई वांट टू लर्न ड्राई नीडलिंग, आई लिव इन इस्लामाबाद, काइंडली गाइड मी। ड्राई नीडलिंग एक सीखने के लिए किसी भी अच्छे जो एक्सपर्ट हैं ड्राई नीडलिंग के, हमारे पेन मैनेजमेंट के बहुत से एमबीबीएस, आप वो स्किल सीख सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से पहले उस पर फुल हैंड्स ऑन ग्रिप होनी चाहिए। आप इस्लामाबाद में बहुत से इदारे, मुझे इस्लामाबाद का अंदाज़ा नहीं कि वहाँ पे कौन करवा रहा है, लेकिन वहाँ पे यकीनन कोई एमबीबीएस जो पेन मैनेजमेंट के हैं, आप वो क्लिनिक सर्च करें और वहाँ पे जाके उनसे पूछें कि वो ड्राई नीडलिंग करते हैं, तो आप उनसे जाके सीख सकते हैं। अच्छा जी, हमारे पास टाइम थोड़ा है, अगर क्वेश्चन हैं तो जल्दी से पूछें, अभी जो हो सके मैं करूँगा, तो बाकी उसके बाद नेक्स्ट सेशन हैं आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी मैं पहले बता चुका हूँ कि डीपीटी वाले आर्मी में जा सकते हैं, कुछ सीट्स अनाउंस की थी कुछ साल पहले, और बल्कि मैं एक खातून को जानता हूँ, शी इज़ अ ब्रिगेडियर नाउ, शी इज़ अ फिजिकल थेरेपिस्ट एंड नाउ ब्रिगेडियर हेयर इन सीएमएच। उस डीपीटी की बेस पे उनकी हायरिंग हुई थी, फिजियोथेरेपी की बेस पे। हाउस जॉब में स्टार्टिंग पे कितनी होती है? मिशी मलिक का क्वेश्चन है। डीपीटी में यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को हाउस जॉब पे कर रही हैं, तो वो 10,000 से लेके गालबन 15,000 तक हाउस कम है बहुत, लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इनिशिएटिव लिया गया है कि हमें हाउस जॉब एटलीस्ट कुछ दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं पे प्राइवेट में करते हैं और आपको अच्छी वहाँ पे मिल जाती है तो 20-25,000 तक भी आपको मिल सकती है। और बाकी हॉस्पिटल्स में मोस्टली हमें शेयर्स पे रखा जाता है 70-30 की बेसिस पे। उसामा नईम का क्वेश्चन है, व्हाट विच यूनिवर्सिटी इज़ बेस्ट फॉर एमएस इन पाकिस्तान फॉर पेडियाट्रिक्स एंड ऑन्कोलॉजी, काइंडली गाइड। मैं किसी यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन नहीं करना चाहता, सारी यूनिवर्सिटीज़ ही बेहतर हैं। आप
के मुताबिक यूनिवर्सिटी को फॉलो करें और ख़ुद अपने उनके जो तो पेडियाट्रिक्स के लिए पेडियाट्रिक्स में अभी तक रिफ़ा ने शुरू करवाई है इस दफ़ा पेडियाट्रिक्स पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम, और वो हमारा बैच फर्स्ट बैच ही है। उसके अलावा मेरा ख्याल पेडियाट्रिक्स में पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही, तो वो तो रिफ़ा करवा रही है। तो बाकी आप इसरा यूनिवर्सिटी करवा रही है, रिफ़ा करवा रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवा रही है, केई में एमफिल की कुछ सीटें होती हैं, और भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने भी शायद गालबन शुरू करवा दी है। ये मैंने नाम ले दिया तो आप उनको खुद सर्च कर सकते हैं। मैं किसी को यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कोई यूनिवर्सिटी, या मैं किसी को नाम नहीं उस तरह से डायरेक्टली लूँगा। स्टूडेंट लाइफ में मोहम्मद नईम इकबाल साहब पूछ रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ में नॉर्मली कितने आवर्स अपनी स्टडी को देने चाहिए? आप 24 घंटे दें, जितनी लर्निंग हो सके। लर्निंग तो कम है मैं इस पर क्या कह सकूँ कितने घंटे देने चाहिए। आप जितना इजीली लर्निंग कर सकते हैं, आप हो सकता है कि 2 घंटे में भी आप इफेक्टिवली लर्निंग कर सकते हो, और आप 8 घंटे लगा के भी बाज़ों को उस तरह से नहीं पढ़ सकते। अगर फोकस्ड होकर पढ़ें तो 3-4 घंटे भी आई थिंक इनफ है। अच्छा जी, आई थिंक के 12-10 हो गए हैं, और मैं एंड पे ये मेंशन दोबारा कर दूं कि आप हमारे साथ ट्विटर ट्रेंडिंग में आज शाम 8 से 10 बजे ज़रूर ज्वाइन करें हमें, और कौंसल हैशटैग इंडिपेंडेंट फिजियो कौंसल और हैशटैग वी नीड हाउस जॉब वो भी ज़रूर करें। और दूसरी बात, हमें एक साहिब यहाँ पे देख रहे हैं, उन्होंने कुछ अर्सा पहले वो पीएचसी के बारे में बात की थी, इंडिपेंडेंट क्लिनिक के बारे में। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम हेल्थ केयर कमीशन जो है उनसे मिलके, उनके चेयरमैन से मिलके, और फिजिकल थेरेपिस्ट की इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकें, ताकि हमें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में कोई मसला ना हो। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हम लोग किन किन चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि हमारे यहाँ बहुत से फिजिकल थेरेपिस्ट सर्जरीज तक कर रहे हैं। तो भाईजान इन चीज़ों को छोड़ दें, मेडिसिन की प्रैक्टिस कम से कम करें। जो हमारा मेन कंसर्न होता है मेडिसिन, पेन किलर, जो बाकी मेडिसिन की प्रैक्टिस को कम से कम करें, और अपने स्किल्स को बेहतर करें। जो माल प्रैक्टिस है उसको छोड़ दें, और बाकी जो हमारी क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन का मसला है उस पर मैंने एक और वीडियो में डिस्कशन किया, वो मेरे पेज पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। हम उस पर मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि हमें फ़िज़िकल थेरेपिस्ट को इंडिपेंडेंट क्लिनिक के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाए। तो उस पर जो भी अपडेट होती है मैं इंशाल्लाह अपने पेज पे उसको शेयर कर दूँगा। ठीक है, अब्दुल रऊफ मुझे काइंडली बता दें कि अगर अभी हम सेशन ख़त्म कर तो फिर हम अपने जो दूसरे काम हैं उन पर करें, इंडिपेंडेंट फिजियो काउंसिल। ठीक है, अब्दुल रऊफ ने ये बीच में है, तो आप इन हैशटैग्स को ज़रूर फॉलो करें। ठीक है, आई थिंक के काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं और टाइम भी, तो मज़ीद ये कि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे फेसबुक पेज पर डॉक्टर अब्दुल मन्नान के नाम से इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, या इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे आप पूछ सकते हैं। और अगर आप क्लिनिकल के बारे में जो कोई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं क्लिनिकल टॉपिक्स को एड्रेस नहीं कर रहा यहाँ पे, उस पर वीडियोस मौजूद हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, पब्लिक के लिए भी और फिजिकल थेरेपिस्ट के लिए भी, आप उनको देख सकते हैं। और डिजीज़ के बारे में जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वो भी शेयर किया हुआ है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नहीं आ रहे तो हम अपने सेशन को ख़त्म करते हैं। थैंक यू ऑल, और शुक्रिया, और आप सब लोगों ने बड़ा अच्छा और इफ़ेक्टिवली काम किया। और अब्दुल रऊफ आपको भी कंग्रेचुलेशंस, और साथ में जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने मुझे इज़्ज़त भी बख्शी और यहाँ पर आके अपना टाइम भी निकाला और हमारा सेशन भी लिया। और मज़ीद है कि आपको वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे बहुत बहुत मुबारक को। एट द एंड मैं फिर ये कहूँगा, मुझे लोग ये कहते हैं कि आप जो बड़ी तनकीद करते हैं, तो मैं तनकीद नहीं करता, मैं उन बातों को डिस्कस करता हूँ जो हमारे यहाँ कोई भी स्पीकर डिस्कस नहीं कर रहा होता। तो मेरी कोशिश होती है कि एटलीस्ट लोगों को अवेयरनेस दी जाए और उसका हल की तरफ हम लेके आएँ लोगों को। तो इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ। मैं ज़रूर एंड पे ये मेंशन करता हूँ दोबारा से कि हमारी फील्ड बहुत अच्छी है, डी ग्रेड होने की, या फिर एमबीबीएस वालों से कंपटीशन करने की, या किसी भी और अपने जो होते हैं फील्ड में काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो ये सब लोग स्पोर्टिंग फील्ड्स है। आप उनके साथ कंपटीशन में ना आया करें। अगर आपको कोई शख्स बात करता है तो आप उसकी बात से डी ग्रेड ना हुआ करें, आप अपने काम पे फोकस्ड रहें। तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका मज़ीद बेहतर फ्यूचर होगा। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और हमें ट्विटर ट्रेंडिंग पे शाम 8 से 10 बजे ज़रूर ज्वाइन करें, आज रात 8 से 10 बजे। हैशटैग इंडिपेंडेंट फिजियो काउंसिल और हैशटैग वी वांट हाउस जॉब, इसको आप पेड हाउस जॉब जो है उसको आप, जज़ाकल्लाह, थैंक यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम जी।